नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर है अब तक की ताजा और अहम खबरें। सबसे पहले हेडलाइंस। बजट में मिडिल क्लास को मिल सकती है बड़ी राहत। इनकम टैक्स के नए रिजीम में घट सकती हैं टैक्स की दरें। सीएनबीसी आवास की एक्सक्लूसिव खबर। ट्रक यूनियन के मनमाने किराए से हिमाचल प्रदेश में हाहाकार। हर महीने 200 करोड़ रुपए का हो रहा है नुकसान। आम आदमी से लेकर इंडस्ट्री तक हर कोई परेशान। दिग्गजों के दम पर बाजार में रौनक। सेंसेक्स निफ्टी करीब 1% की बढ़त पर बंद। एनर्जी, एफएमसीजी, रियल्टी शेयरों में आज रही खरीदारी। इंफ्रा आईटी में तेजी। दावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जारी है अर्थ चर्चा। एक्सक्लूसिव बातचीत में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे बोले, महाराष्ट्र में इंडस्ट्री का आएगा बड़ा निवेश। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को मिला एक्सटेंशन। जून 2024 तक बने रहेंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। गृह मंत्री अमित शाह ने नड्डा के योगदान की तारीफ की। दिल्ली में कामकाज पर एलजी के अड़ंगा लगाने पर अरविंद केजरीवाल ने कसा तंज। कहा, सब दिन एक जैसे नहीं होते। चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने दे रहा है केंद्र। आतंकवाद पर पाकिस्तान फिर बेनकाब। मुंबई हमलों की साजिश रचने वाला पाकिस्तानी आतंकी मक्की ग्लोबल टेररिस्ट घोषित। चीन की चाल भी हुई नाकाम। इस वक्त की बड़ी खबरों में सबसे पहले बात बीजेपी की, जहां अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अब नड्डा जून 2024 तक बीजेपी के अध्यक्ष रहेंगे। आज इस बात का ऐलान खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। उन्होंने बताया कि भाजपा कार्यकारिणी में यह प्रस्ताव पास हुआ है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रस्ताव रखा था और सभी ने इसे सर्वानुमति से मंजूरी दी है। श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आज सर्वानुमत प्रस्ताव किया है। श्री राजनाथ सिंह जी ने इस प्रस्ताव को रखा और सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इसको सहर्ष हर्ष ध्वनि के साथ सर्वानुमत से स्वीकार किया है कि जगत प्रकाश नड्डा जी को जून 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इनके कार्यकाल को बढ़ोतरी की जाए। जी चलिए, तो इस खबर पे थोड़ी और बातचीत करते हैं, क्योंकि कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री का संबोधन भी होना है। यहाँ बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी से कवर कर रहे हैं। तो आलोक, जेपी नड्डा के लिए एक्सटेंशन का ऐलान तो हो गया वहां पर, अब प्रधानमंत्री को भी संबोधित करना है थोड़ी देर बाद। इस वक्त क्या चल रहा है वहां? देखिए, आज आखिरी दिन है जो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो रही है और प्रधानमंत्री के जो भाषण होगा उससे ही समापन होगा। लेकिन उससे पहले जो 2 दिन के हाइलाइट्स थे, महत्वपूर्ण हाइलाइट्स, उसमें सबसे बड़ी बात यही निकल के आई है कि जिस तरह से 2019 में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में जीत हासिल हुई थी, उससे भी बड़ी जीत का एक तरह से कह सकते हैं यहाँ से संकल्प लिया गया है। और कहा गया है कि गुजरात चुनाव में जिस तरह से माइक्रो लेवल मैनेजमेंट करके बीजेपी को बड़ी जीत दिलाई गई थी, उसी मॉडल को एक तरह से पूरे देश में रेप्लिकेट करने की जरूरत है, जिसकी वजह जो 2019 में जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जीत हासिल हुई थी उससे बड़ी जीत मिले। इसके अलावा मैं बता दूं कि जो यहाँ पर जो पार्टी लेवल है, बूथ लेवल है, उसको मजबूत करने के लिए बताया गया कि करीब 1,70,000 जो बूथ है जहाँ पर माना जा रहा है कि बीजेपी कमजोर है, वहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। और वहाँ पर जो बीजेपी का आपने देखा होगा संकल्प है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, उस चीज को बार बार यहाँ पर रिपीट किया गया। और जो कमजोर बूथ है, जिनकी संख्या यहाँ पर बताएगी कि पूरे देश में 1,70,000 के करीब है, उनको मजबूत करने पर जोर दिया जाए। और इस बात को लेकर हर कार्यकर्ता, हर पार्टी का पदाधिकारी तैयारी करे कि किस तरह से इस बूथ को मजबूत किया जाता है। और इसी का फायदा जो अभी हाल में गुजरात चुनाव हुए थे उसमें मिला था, तो उसी को पूरे देश में रेप्लिकेट करना है। इसके अलावा अगर देखें तो जो G20 का आयोजन चल रहा है उसको लेकर यहाँ पर आर्थिक प्रस्ताव पेश किए गए। और साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है उसको लेकर यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कहेंगे कि इसको लेकर जो कोविड टाइम में जिस तरह से इस स्कीम के जरिए गरीबों तक पार्टी पहुँची है, उस मुहिम को लगातार कंटिन्यू रखना है। और जो गरीबों तक पहुंचने की जो बीजेपी की जो योजनाएं हैं, तमाम योजनाएं, उसको लगातार आगे भी कंटिन्यू रखना है। और उससे कहीं हद तक आगे बढ़कर बीजेपी की तरफ से बूथ लेवल पर या फिर कार्यकर्ता के स्तर पर काम करने की जरूरत है। तो इस तरह की यहाँ बातें कही गई हैं और सामाजिक आर्थिक जो प्रस्ताव है उनमें इन सभी बातों को शामिल किया गया है। जी
बिल्कुल, तो यहाँ पर काफ़ी एक्शन पैक्ड ये 2 दिन रहे हैं और आप जैसा बता रहे हैं प्रधानमंत्री के भाषण से समाप्ति होगी, तो इंतज़ार रहेगा उसका और आप भी नज़र रखिए, आपसे फिर दोबारा संपर्क करेंगे और ताज़ा अपडेट लेंगे। तो ये है बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक, जहां पर आज का अपडेट कि जेपी नड्डा को एक्सटेंशन मिल गया और अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री संबोधित इसे कर सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के टीचर्स की विदेश में ट्रेनिंग के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार और एलजी विनय सक्सेना में एक बार फिर ठन गई और आमने सामने है। अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार और उपराज्यपाल विनय सक्सेना पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि समय सबसे बड़ा बलवान होता है, कल भगवान ने चाहा तो केंद्र में हमारी सरकार होगी, दिल्ली में हमारे एलजी होंगे और दिल्ली में सरकार बीजेपी या कांग्रेस की हुई लेकिन हमारा एलजी हुआ तो किसी को परेशान नहीं करेगा। बता दें कि दिल्ली सरकार अपने टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजना चाहती है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि एलजी सक्सेना ने इस फैसले पर रोक लगा दी है। आज दिल्ली में हमारी सरकार है, उनके एलजी हैं, केंद्र में उनकी सरकार है। कल अगर भगवान ने चाहा ऐसा भी हो सकता है कि केंद्र में हमारी सरकार हो, दिल्ली में हमारे एलजी हों और हो सकता है दिल्ली में हमारी हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, किसी और की सरकार हो। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारा एलजी इस तरह से तंग नहीं करेगा उस टाइप का जो भी सरकार होगी। हम चुनी हुई सरकार की इज्जत करते हैं, हम लोगों की इज्जत करते हैं, लोगों के मत की इज्जत करते हैं, लोगों के वोट की इज्जत करते हैं, जनतंत्र की इज्जत करते हैं, हम संविधान की इज्जत करते हैं। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों पंजाब में पहुंची हुई है। यात्रा के दौरान होशियारपुर पहुंचे राहुल गांधी ने पत्रकारों के साथ बातचीत की। इस दौरान राहुल ने चचेरे भाई वरुण गांधी का भी जिक्र किया। राहुल ने कहा कि मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा से मेल नहीं खाती, मैं आरएसएस के कार्यालय नहीं जा सकता, इससे पहले मुझे मेरा सिर कलम करवाना होगा। मेरे परिवार की एक विचारधारा है और वरुण ने दूसरी विचारधारा को अपनाया है जिसे मैं स्वीकार नहीं करता। मैं आरएसएस के ऑफिस में कभी नहीं जा सकता। अब मेरा आपको गला काटना पड़ेगा पहले, मैं नहीं जा सकता। और मेरा जो परिवार है उसकी एक विचारधारा है, उसका एक थॉट सिस्टम है, थिंकिंग सिस्टम है। वरुण है, उन्होंने एक समय, शायद आज भी, उस विचारधारा को अपनाया और उस विचारधारा को अपना बनाया। तो मैं उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं जरूर प्यार से मिल सकता हूं, गले लग सकता हूं, मगर उस विचारधारा को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो 2024 के लिए बीजेपी की तैयारी और विपक्ष की मोर्चाबंदी, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर मिशन 2024 मोदी मंत्र। अब बात करते हैं बजट की, जहां पर मिडिल क्लास को एक बड़ी राहत मिल सकती है। सीएनबीसी आवाज को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि बजट की बैठकों में मिडिल क्लास को खुश करने पर सबसे ज्यादा जोर होने जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए चलेंगे अपने संवाददाता लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण, मिडिल क्लास को लेकर बजट में किस तरह के ऐलान हो सकते हैं, किस तरह की राहत आ सकती है, क्या कुछ हो रहा है इस समय बजट के गलियारों में? दरअसल बजट के डॉक्यूमेंट में क्या छपने वाला है ये बताना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बजट को लेकर जो बैठकों का दौर चल रहा है उससे ये काफ़ी ठोस संकेत मिल रहे हैं कि मिडिल क्लास को एक अच्छी खासी राहत इस बजट में मिल सकती है। दरअसल वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के बीच जो बैठकें हो रही है, वित्त मंत्री की अपने अधिकारियों के साथ बैठकें हो रही हैं, वित्त मंत्रालय के अधिकारी प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों के बीच जो बैठकें हो रही है, हर बैठकों में एक मुद्दा ज़रूर उठ रहा है, वो है मिडिल क्लास को कैसे राहत पहुँचाई
बढ़ाई जाए। तो मिडिल क्लास को राहत पहुंचाने के अलग अलग विकल्प तलाशे जा रहे हैं बजट के लिए। उसमें से एक बहुत ही सीधा और सटीक विकल्प है इनकम टैक्स में राहत दिया जाना। लेकिन सूत्र बता रहा है कि इनकम टैक्स में सरकार राहत तो देगी, लेकिन ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में राहत मिलने की संभावना कम है। सरकार नई जो इनकम टैक्स रिजीम है उसको आकर्षक बनाने की कोशिश करेगी। उसमें टैक्स की दरों में कटौती कर सकती है। जी हाँ, न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स की दरों में सरकार कटौती कर सकती है, टैक्स स्लैब में बदलाव कर सकती है। और उसका मुख्य मकसद ये है कि लोग नए टैक्स रिजीम में आए। और कोशिश ये है कि नई टैक्स रिजीम और पुराने टैक्स रिजीम में टैक्स की देनदारी को लगभग बराबर किया जाए, तभी सरकार इनकम टैक्स में रिफॉर्म के अगले स्तर पर जा सकती है। तो इस हिसाब से हुआ कि अगर सारे एग्जम्पशन को आप छोड़ भी दें, तब भी पुराने टैक्स रिजीम को छोड़ भी दें, तो नए टैक्स रिजीम में आप अगर टैक्स चुकाते हैं तो टैक्स की देनदारी आपकी उतनी ही बने, ये कोशिश होगी। अभी ऐसा नहीं होता है। एक तो ये रहा। दूसरा, रोजगार के मोर्चे पर कुछ खास ऐलान किए जा सकते हैं। हाउसिंग लोन जैसे जो सेक्टर है जहाँ पे मिडिल क्लास काफ़ी ज़्यादा आकर्षक होते हैं, उनका नाता रिश्ता होता है, उसमें भी कुछ राहत देने की कोशिश चल रही है। तो कुल मिला के इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जो बजट पेश होगा उसमें आप मिडिल क्लास के लिए कुछ खास ऐलान होता हुआ देख सकते हैं। चलिए, तो बहुत सारे ऐलान हो सकते हैं राहत भरे, खास तौर पे मिडिल क्लास को ध्यान में रखकर इस बार बजट की तैयारी हो रही है, ऐसा बता रहे लक्ष्मण रॉय। देखिए 15 ही दिन बाकी रह गए यहाँ पर। 1 फरवरी को बजट होगा जिसकी एक विशाल वृहद और डिटेल कवरेज आप देखेंगे CNBC आवाज पर, देश के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स के साथ, जो बताएंगे बजट में क्या है आपके काम की बात। और उससे पहले लगातार हम आपको बजट एक्सक्लूसिव स्टोरीज रोज दिखा रहे हैं। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। ट्रक यूनियन के अड़ियल रवैये से पूरे हिमाचल प्रदेश में जनजीवन अस्त व्यस्त है। चाहे आम लोग हों या कर्मचारी, ट्रक ड्राइवर, रिटेलर, कारोबारी, इंडस्ट्री या सरकार, हर कोई इन दिनों परेशान है। पूरी खबर बताने के लिए एक बार फिर हमारे पास साथ जुड़ गए हैं लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण, क्यों है ये हड़ताल और कितना इम्पैक्ट आ रहा है इसका? दरअसल हिमाचल प्रदेश में एक नई तरह की परेशानी पैदा हो गई है और उस परेशानी की असली वजह है ट्रकर्स एसोसिएशन। ट्रक वालों का जो एसोसिएशन है, उन लोगों ने अपने हिसाब से किराया तय कर दिया है और आरोप यह है कि किराया इतना ज़्यादा है कि वहाँ पे माल ढुलाई काफ़ी ज़्यादा महंगी हो गई है। वहाँ पे जो इंडस्ट्री है जो अपने सामान को डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुँचाना चाहती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में पड़ गई है। और इसके एक मिसाल आपको दूँ तो हिमाचल में अदानी के 2 सीमेंट प्लांट हैं। स्थिति यह है कि वहाँ के कर्मचारियों को वहाँ से दूसरी जगह ले जाना पड़ रहा है क्योंकि वो प्लांट चलाना ही काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है इस ट्रकर्स एसोसिएशन के इस फैसले की वजह से, किराया बढ़ाने की वजह से। आलम यह है कि वहाँ के करीब दरला घाट प्लांट से 85 कर्मचारी और गगल प्लांट से 58 कर्मचारी को दूसरे प्लांट में शिफ्ट किया गया है। जो करीब 1000 से ज़्यादा डीलर हैं सीमेंट के और 800 से ज़्यादा रिटेलर हैं, उनके लिए रोजगार जो उनका लगभग खत्म होने के कगार पर पहुँच गया है। सीमेंट प्लांट से जुड़े करीब 3000 लोगों के रोजगार पर असर पड़ने लगा है। सिर्फ वो सीमेंट प्लांट की बात ना करूं तो उस जिले में, ऊना जिले में जो दूसरी इंडस्ट्री है, उनकी भी हालत कमोबेश ऐसी है। बात सिर्फ इंडस्ट्री तक नहीं रुक जाती है। दरअसल इसका असर आम जनजीवन में पड़ रहा है। क्योंकि सामान की ढुलाई नहीं हो रही है तो सामान लोगों तक पहुंच नहीं पाता सही तरीके से। जो ट्रक का भाड़ा वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। पेट्रोल डीजल की सप्लाई, दूसरी सेवाओं की सप्लाई काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रही है। अब बात आम लोगों तक ही नहीं रुकी, इसका असर अब सरकारी खजाने पर पड़ने लगा है। एक अनुमान के मुताबिक हर महीने 200 करोड़ रुपए का नुकसान सरकारी खजाने को हो रहा है, राज्य के हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार को। क्यों? क्योंकि जीएसटी का कलेक्शन गिर रहा है, वैट का कलेक्शन गिर रहा है, दूसरे टैक्स की वसूली गिर रही है। अब मामला यहाँ तक पहुँच गया है, जो इंडस्ट्री एसोसिएशन है वो हिमाचल हाईकोर्ट में अपील की है कि आप हमें इस बात की छूट दीजिए कि दूसरी जगह के ट्रक को इस इलाके में चलाया जाए, क्योंकि एसोसिएशन दूसरे ट्रक को चलाने की इजाज़त दे नहीं रहे हैं। जो किराया तय किया जाए वो नीलामी के आधार पर किराया तय किया जाए, यानी कॉम्पिटिटिव बिडिंग के जरिए किराया तय किया जाए, ताकि वाजिब किराया दिया जा सके, ताकि इंडस्ट्री भी वहाँ पे फल फूल सके, आम लोगों की जिंदगी भी आसान हो सके। जी, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण इस डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए। और इस साल पिछले साल से ज़्यादा सैलरी इंक्रीमेंट हो सकता है, ये कहना है कॉर्न फेरी सर्वे का। कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी? देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 7:57 पर। इस साल इंक्रीमेंट धमाल। ऑनलाइन गेमिंग पर जल्दी नए कानून बनने वाले हैं। इसमें बेटिंग वाले गेम्स प्रतिबंधित हो सकते हैं। ऑनलाइन गेमिंग के नए नियम में और क्या होगा खास, इस पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर से बातचीत की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने।
सर ऑनलाइन गेमिंग पर आपने कंसल्टेशन किया इंडस्ट्री के साथ, पहले टीचर्स और पेरेंट्स के साथ भी, बच्चों के साथ भी किया था, किस तरह की व्यू पॉइंट निकल कर के आ रहे हैं? देखिए, बाय एंड लार्ज यही है कि वो वेलकम कर रहे हैं कि एक फ्रेमवर्क अभी तैयार हो रहा है ताकि ऑनलाइन गेमिंग में जो स्टार्टअप्स हैं और ऑनलाइन गेमिंग में जो इनोवेशंस हैं उनको एक तरह से एक मोमेंटम मिले और एक स्पष्ट रूप से गार्ड रेल्स बने कि कैसे ऑनलाइन गेम्स परमिटेड नहीं है और उसके बारे में हमने बड़ा स्पष्ट रूप से रूल्स में कह दिया है कि जो भी ऑनलाइन गेमिंग बेटिंग अलाउ करता है उसे हम परमिट नहीं करेंगे, वो इंडियन हो या फॉरेन हो। बाकी पूरे के पूरे इकोसिस्टम ऑफ ऑनलाइन गेमिंग और इनोवेशन को हम बड़ी अच्छी तरह से प्रोत्साहन देंगे, एंकरेज करेंगे। सर अभी आपने कहा कि फेडरेशन है या एसोसिएशन्स है वो एसआरओ का रोल नहीं निभा सकते, तो किस तरह का एसआरओ का एक फ्रेमवर्क? मैंने ये कहा कि ऐसा मान के चलना गलत है कि अगर आप फेडरेशन हो वो आप ऑटोमेटिकली एसआरओ बनोगे। एसआरओ कोई इंडस्ट्री का बॉडी नहीं होगा, एसआरओ होगा पूरे के पूरे स्टेक होल्डर्स के रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। वहाँ पे बच्चों के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, पेरेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, साइकोलॉजिस्ट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, गेमर्स के रिप्रेजेंटेटिव होंगे और गेमिंग इंटरमीडिएट्स का भी होगा। तो इसको मान के चलना कि एसआरओ विल बी इंडस्ट्री का बॉडी, ये गलत है। इसीलिए मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि आप इस विचार में मत रहिए कि एसआरओ कोई इंडस्ट्री के कब्जे वाला एक तरह से बॉडी होगा। ये पूरे स्टेक होल्डर्स को रिप्रेजेंट करते हुए एक बॉडी होगा जो ऑनलाइन गेमिंग परमिशन और ऑनलाइन परमिटेड और इंटरमीडिएरी का सर्टिफिकेशन करेंगे। जी सर, बट फाइनल क्वेश्चन, 25 तक आपने डेडलाइन एक्सटेंड कर दिया, तो हम कब तक देख सकते हैं कि फाइनल? नहीं, हम 26 दिसंबर को हमको इस काम के लिए हमको आदेश दिया गया था। 2 जनवरी को हमने पहले ड्राफ्ट रूल्स प्रेजेंट किए हैं। हमारा लक्ष्य यही है कि 31 जनवरी तक ये रूल्स नोटिफाई हो जाए। राइट, तो कंसल्टेशन के लिए आज से खुल गया है नए आईटी रूल्स और उसी पर बातचीत कर रहे थे राजीव चंद्रशेखर। चलिए बात करते हैं दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। कॉर्पोरेट इंडिया भारत की ग्रोथ को लेकर काफी आश्वस्त है। दावोस में चल रही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का चमकता हुआ सितारा है। The general feeling is that the worst is over. There's always a caveat, right? Because we do live in very uncertain times. But currently it looks like the worst is over. The first should be a continued expansion in the government infrastructure funding. We have seen that this has played a very positive role the last few years. It's held our economy together. It's provided rural and urban jobs and created that much more domestic consumption. No reason why India shouldn't be a big exporter of steel. You know, India has the raw materials. When I look at our customer segments, if you look at automotive, they are back to where they were 4 years back. If you look at construction, it's quite strong. Industrial buildings, a lot of investments going on in supply chains, warehousing, a lot of investments in oil and gas. So all that will trigger private sector investment. So I think we are probably 6 months to 1 year away from getting private sector investment back. आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। मुंबई हमलों का साजिशकर्ता और हाफिज सईद का रिश्तेदार पाकिस्तानी अब्दुल रहमान मक्की को संयुक्त राष्ट्र ने ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र में चीन और पाकिस्तान ने मक्की को बचाने की पुरजोर कोशिशें की, लेकिन उनकी एक भी नहीं चली और यूएन ने मक्की को ग्लोबल आतंकवादी घोषित कर ही दिया। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट आपको मिलेगा। हमारे सोशल मीडिया साइट्स पर विजिट कीजिए और एक क्लिक पर पाइए ताज़ा और अपडेटेड खबरें।